जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद गाइस। आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठिए। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आप मतलब जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा तो आप रफ में जो है वो कुछ कुछ चीजें नोट डाउन करते जाइए। फिर जैसे ही एक टॉपिक ये वाला कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आपके काम की चीजें होंगी नोट्स के लिए, एग्जाम के लिए, तो वो मैं जो है वो आपको अलग से प्रिपेयर कराऊंगा हर एक टॉपिक के बाद। ठीक है? तो आप रफ में चाहो तो लिख सकते हो, सुनते सुनते फोकस के साथ, एक एक वर्ड, दो दो वर्ड। बट बाकी जब मैं प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा तो वो अलग से आप जो है वो टॉपिक के एंड में लिखिएगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम का होने वाला है। और कल बहुत बढ़िया लगा मुझे, कल स्टूडेंट्स ने जो है वो आंसर दिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इवन एक स्टूडेंट है हमारी काफ़ी पुरानी, सोनम। तो सोनम ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उत्तराखंड से है वो। और वो 2021 से मेरे साथ जो है वो जुड़ी हुई थी। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उत्तराखंड पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम भी उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो यार बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कल आपका मुझे कमेंट जो है वो देखकर। एंड बस फॉलो करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, सिलेक्शन आपका जो है वो होके रहेगा। क्योंकि देखो आपने ऑलरेडी जो है वो एक मुकाम जो है वो ऑलरेडी अचीव किया हुआ है। और इवन गाइज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी जो है वो सिलेक्टेड हो चुके हैं काफ़ी सारी पोजीशन पर, बट फिर से फाइट करते हैं और बेटर पोस्ट पे जो है वो जाने के लिए, फिर से एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और बेटर पोस्ट पे जो है वो जाने के लिए। ऐसे काफ़ी सारे हैं। अभी जैसे कि एक स्टूडेंट है जिनको एजुकेशन बोर्ड में जो है वो मिला है, यानी कि एमपीपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हुए थे, तो उसमें वो जो बोर्ड ऑफिस जो होता है ना, तो उसमें उनको जो है वो पोजीशन मिली है, पोस्ट जो है वो मिली है। बट उनको वो पसंद नहीं आ रही, उनको एसडीएम की पोस्ट चाहिए। तो दे मतलब ही स्टार्टेड फाइटिंग अगेन। तो ऐसे ही यही चीज़ है कि आप जो है वो मुकाम तक पहुंचना है तो यू हैव टू फाइट अगेन एंड अगेन। जैसे कई बार ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा कि किसी ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, आईपीएस में या आईआरएस में उनका सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो एग्जाम देकर आईएएस में उन्होंने सिलेक्शन जो है वो ले लिया। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, है ना? पता होगा आप लोगों को। मेरे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो यही चीज़ है। अभी एक स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में जो है वो तहसीलदार का एग्जाम क्रैक किया था, मतलब यूपीपीसीएस में तहसीलदार की पोस्ट पे वो आए थे, तो अभी आज की डेट में वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनको जो है वो आईएएस चाहिए ही चाहिए। अक्षय पांडे की बात कर रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल यार, ऐसे ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा सोनम का जो है मैसेज देखकर। बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से जो है प्रिपरेशन अपनी जो है वो कंटिन्यू रखो। और बाकी लास्ट लेक्चर में दीपाली ने भी जो है वो अपने आंसर्स वगैरह जो है वो दिए हुए हैं, तो आंसर्स वगैरह जो है वो देते चलो। चलो, हो गई बहुत सारी बातें, अब अपन काम की बात करते हैं। मैंने कल आपको बोला था कि आपको एमएसपी के बारे में पढ़ना है। होपफुली जो है वो आपने मेरी बात सुनी होगी, और एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आपने जो है वो पढ़ा होगा। तो एमएसपी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा एक्शन सामने आया है, तो उसी पर ही हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, और फार्मर्स के बीच में एक प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि वो फार्मर्स के जो मुद्दे हैं उनको सीरियसली लें और उनसे बातचीत करें। तो आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक को इजी तरीके से जो है वो समझेंगे। तो न्यूज पहले जो है वो देख लो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र जो है वो किसान के साथ डायरेक्टली एंगेज करे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। 2021 के प्रोटेस्ट के वक्त जो प्रॉमिस किए गए थे, उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए दोबारा से जो है वो पिटीशन फाइल हुई है। इस वक्त पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, और किसान अपनी बहुत पुरानी डिमांड्स को रिजॉल्व करने का
वेट कर रहे हैं कि भाई उनकी डिमांड जो है वो पूरी हो। अब समझते हैं ये पूरा प्रोटेस्ट का मेन कारण क्या था। अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्या चीज लिखनी है। तो गाइज 1991 के इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद से इसकी शुरुआत होती है। 1991 में एलपीजी हम लेकर आए थे ना, तभी से किसान को लो क्रॉप रिटर्न मिल रहा है, यानी कि जो भी खेती किसानी वो कर रहे हैं उस पर उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, और इनपुट कॉस्ट तब से बढ़ गया है, और लिमिटेड एमएसपी है, यानी कि बहुत ही कम क्रॉप्स पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलता है। जिस एरियाज में क्रॉप्स ग्रो नहीं करते, मतलब मेजर क्रॉप्स ग्रो नहीं करते, उनके फार्मर्स को तो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम प्राइस पर अपने प्रोड्यूस बेचने पड़ते हैं। सोचो आप, यानी कि जो किसान मेजर क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं, एमएसपी के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जितना पैसा लगाया खेत में उससे कम प्राइस उनको जो है वो मिल रहा है। सोचिए आप कितने नुकसान में है वो। इसके ऊपर से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से इंडिया के पास सब्सिडीज या ट्रेड बैरियर्स लगाने के लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ये सब मिलाकर किसान का स्ट्रगल जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। तो किसानों की डिमांड जो है वो क्या है, किसान क्या मांग रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो क्विकली देखिए, इस पर बात करें तो किसान ये चाह रहे हैं कि भाई एमएसपी को जो है वो लीगल बना दो, यानी कि एक कानून के थ्रू स्टैब्लिश करो एमएसपी को, ताकि उनकी इनकम सिक्योर हो। दूसरा इनका डिमांड है कि लोन जो है वो इनका माफ कर दिया जाए। पेंशन और डिस्ट्रेस के टाइम पे कंपनसेशन इनको मिले, यानी कि पेंशन सर्विस की भी ये डिमांड कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं इनके लिए बेटर वेज और कंडीशंस बनाई जाए, यानी इनको अच्छा पैसा मिल सके जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सकें। फिर चौथा जो है, इनका मानना यह है कि भाई इनको पानी चाहिए, इनके पास जमीन और पानी का अधिकार जो है वो होना चाहिए, उनके जमीन और पानी के अधिकार को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सब बेसिकली चार मेजर इंपॉर्टेंट डिमांड है किसानों की। इंपॉर्टेंट मेन तो जो है वो दो डिमांड है, एक तो एमएसपी को जो है वो लीगल करो और उनके लोन को माफ करो। अब नेक्स्ट चीज के बारे में हम बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो इस पर हम चर्चा करें। तो देखो, कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज किया कि वो किसानों के मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रहे। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात हुई है जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करेगी। किसानों की डिमांड्स का अर्जेंट सोल्यूशन चाहिए, और कोर्ट ने अभी मीडिएशन प्रोसेस पर भरोसा जो है वो दिखाया, यानी कि कोर्ट ने बोला है कि चलो ठीक है, हम जो है वो बातचीत करके जो है वो मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करेंगे, इस पर मीडिएशन जो है वो करेंगे, है ना। अब सुनो यार, एमएसपी को लीगल करने के लिए कुछ चैलेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। एमएसपी इंप्लीमेंट करना एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मांगता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की वजह से सब्सिडीज प्रोवाइड करना और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाना मुश्किल होता है। मार्केट डायनेमिक्स भी खराब हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए एमएसपी को लीगल करने में ये चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसको हमने लीगल कर दिया तो इसके काफी बेनिफिट्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे किसान जो होंगे उनकी टेंशन कम होगी, उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, स्टेबल इनकम की वजह से सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट होंगी, प्राइस वोलेटिलिटी रिड्यूस होगी, यानी कि जो कई बार होता है ना कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, तो वो रिड्यूस होगी, और इससे किसानों को और कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को, दोनों को जो है फायदा होगा। तो गाइज एमएसपी सिर्फ एक प्राइस वाली चीज जो है वो नहीं है, बल्कि एक होप है हमारे देश के किसानों के लिए। कोर्ट ने रीसेंट स्टेटमेंट्स जो दिए हैं, कोर्ट के स्टेटमेंट से उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे को सीरियसली लेगी और इस पर काम करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस। अब ध्यान से सुनो कि क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन जो है वो करनी है। तो सबसे पहले तो न्यूज की अगर हम जो है वो चर्चा करें, तो न्यूज में जो चीज है वो लिखने विखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बट हाँ आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पर 2000, मतलब पिछले साल से, यानी कि एक साल से ज्यादा हो गया, मोर देन 1 ईयर हो गया है, ये प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। आप लिख दो पंजाब हरियाणा बॉर्डर फार्मर्स प्रोटेस्ट। पंजाब हरियाणा की सीमा पर किसानों का विरोध, और ब्रैकेट में लिख देना मोर देन 1 ईयर, पिछले एक साल से ज्यादा से विरोध कर रही हैं। अच्छा, अब इनकी डिमांड क्या है, पहले ये लिख लो, फिर बाकी बातें बाद में लिखेंगे। इनकी डिमांड क्या है
तो पहली डिमांड इनकी ये लिख दो, एमएसपी को लीगल बनाओ, एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, उसका कानूनीकरण करो। पहली डिमांड ये हो गई। दूसरी डिमांड लिख दो, इनको लोन माफ चाहिए, डेट वेवर। तीसरी इनकी डिमांड जो है वो लिख दो, एग्रीकल्चर लेबर की वर्किंग कंडीशन बेटर चाहिए और वेजेस। ये पूरी मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसी में बस एक एक पॉइंट जो है वो लिख दो, बस ये तीन डिमांड लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो, चौथी डिमांड काम की नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब जो हमने बात करी थी कि भाई किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है भाई कि 1991 से किसानों को जो है वो, एक तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया तो प्राइस जो है वो डाउन हो गए, तो ये दिक्कत हो गई उनको। अब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ये लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन जो कमेटी है ना, उसने बोला था कि एमएसपी को लीगलाइज कर दो, इसके इसके रिकमेंडेशन थे। C2+50% फॉर्मूला जो कैलकुलेट करता है एमएसपी को, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख दो, स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था जहां, और फिर रिकमेंड किया था, और जहां पर आपने लिखा ना लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी, एरो बना के उस पर जो है वो डाल दो, एक एरो बनाओ और लीगलाइजेशन ऑफ एमपी पे जो है वो डाल दो इस तरीके से। ये जैसे ये बनाएगा क्या ये, हाँ, ये ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके एरो करके जहां पे वो लिखा है ना, वहां पे ऐसे करके बना दो। समझ गए ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखने की आपको पता ही है ना कि कैसे कैलकुलेट की जाती है एमएसपी। A2+FL, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ कि क्या है भाई ये, A2 क्या है, FL क्या है, C2 क्या है, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर? ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज कही है ये आपको बता ही दिया मैंने, कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, कि केंद्र सरकार उनकी बातचीत जो है वो माने। अब एमएसपी लीगलाइज करने में क्या प्रॉब्लम्स है वो आ सकती हैं, तो ये अभी के लिए मत लिखो यार, ये इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात थी। बाकी आगे चल के और अच्छा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और एमएसपी से किसानों को फायदा मिलेगा, ये राहत मिलेगी, आपको ऑलरेडी जो है वो पता ही है। ठीक है, नेशन वाइड एमएसपी को अगर लीगलाइज जो है वो कर दिया जाएगा तो काफी फायदा जो है वो मिलेगा। हम पीएम आशा स्कीम को एक्सपेंड कर सकते हैं, जो एमएसपी गारंटी को जो है वो कंबाइन करेगा प्राइस के साथ, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट के साथ। एनीवेज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, काफी है, इतनी चीज है। अब ये एक एमसीक्यू जो है वो आया हुआ है, कल के लेक्चर में मैंने एमएसपी छोड़ा हुआ था और ये एमसीक्यू वगैरह छोड़े हुए थे आप लोग के लिए। तो आइए चलो इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं, पहले ध्यान से सुनो फिर ट्राई करना इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। अब देखो, हम जो बात करेंगे वो वैकॉम सत्याग्रह का टॉपिक है, और इसमें पेरियार ईवी रामसामी नाइकर का रोल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं वाइकॉम सत्याग्रह क्या है। तो ये मूवमेंट 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला, वाइकॉम सत्याग्रह। और ये पहला ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था जो अनटचेबल कम्युनिटीज के अधिकार के लिए किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय ट्रैवनकोर के वाइकॉम मंदिर के आसपास के रास्ते पर अवर्नॉन को चलने की मनाही थी। अब इसका मतलब क्या था कि जो लोग छोटी जाति से बिलोंग करते थे, उन्हें इन रास्तों का उपयोग करने की परमिशन नहीं थी। तो ये तो एक ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया जाति के आधार पर। तो पेरियार ईवी रामसामी नाइकर जो थे, वो इस मूवमेंट के एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के सामने आए। उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया और मंदिर के आसपास के पब्लिक रोड्स को उपयोग करने के लिए प्रोटेस्ट लीड किया, और इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन गाइस, इस जेल जर्नी के बाद पेरियार को एक नया टाइटल मिला, वाइकॉम वीरान, यानी द हीरो ऑफ वाइकॉम। वाइकॉम वीरान, द हीरो ऑफ वाइकॉम, ये टाइटल उनके संघर्ष और डिटर्मिनेशन का एक सिंबल है। तो वाइकॉम सत्याग्रह के बाद पेरियार ने एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या स्वाभिमान आंदोलन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना और रैशनलिज्म को प्रमोट करना कि सब एक बराबर है। पेरियार ने कहा था कि कास्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए एजुकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और यही वजह थी कि उन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट लड़ना अपनी लाइफ मिशन बना दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके,
तो वाइकॉम सत्याग्रह कब से कब हुआ? 1924 से 1925 के बीच में, 30 मार्च से 23 नवंबर। और मूवमेंट का फोकस क्या था? अनटचेबल के लिए पब्लिक रोड का एक्सेस इंश्योर करना। अब पेरियार का रोल क्या था? इन्होंने इसमें लीड किया, जेल भी इनको हुई, और वाइकॉम वीरन का टाइटल इनको मिला। फिर इसके बाद ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये लेकर आए। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे वाइकॉम सत्याग्रह और पेरियार ईवी रामसामी के प्रयास ने भारत के सोशल फैब्रिक को चेंज करने की कोशिश की। और ये मूवमेंट्स गाइज हमें इक्वलिटी और जस्टिस की वैल्यू समझने का एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था जिसकी एक अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड यहां पर जो है वो चर्चा जो है वो हो रही है गाइस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और पहले तो आप ध्यान सुनो। इंडिया पाकिस्तान हर साल कुछ खास सूचियां एक्सचेंज करता है, यानी कि लिस्ट एक्सचेंज करता है, कुछ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करता है। और ये सिर्फ कागज के टुकड़े का एक्सचेंज नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी और समझौता यानी कि एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो ये जो बात हो रही है ये एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस 1988 की बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो समझौता था, एग्रीमेंट था, इसके तहत इंडिया और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज करते हैं। सिंपल शब्दों में ये बताते हैं कि इन्होंने कितने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डी वेपनाइज किए हैं या फिर उस पर काम किया है, या फिर कितने उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या लिस्ट है वो देते हैं, शेयर करते हैं। हर साल 1 जनवरी को ये लिस्ट एक्सचेंज की जाती है। और ये प्रैक्टिस गाइस 1992 से चल रही है। और इस एग्रीमेंट का मकसद है शांति और ट्रस्ट को बनाए रखना। सवाल उठता है क्यों जरूरी है ये एक्सचेंज? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स और इंस्टॉलेशंस एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बड़ी तबाही हो सकती है। इसलिए दोनों कंट्रीज ये इंश्योर करती हैं कि एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट को अटैक नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रिजनर्स और फिशरमैन की लिस्ट एक्सचेंज होने की एग्रीमेंट्स के बारे में। इसका नाम है एग्रीमेंट ऑन कंस्यूलर एक्सेस 2008। तो देखो, एक तो लिस्ट एक्सचेंज हो रही है कि दोनों कंट्रीज के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ऑब्वियस ही बात है ना यार, आपका जो दुश्मन है आपको पता होना चाहिए ना कि उसके पास कितने वेपन्स है, राइट। जैसे होता नहीं कि कोई भी, अगर आपने देखा हो कुछ मूवीज वगैरह में, दो डॉन जब कहीं एक जगह पर आकर जो है मिलते हैं अलग अलग क्षेत्र के, तो उनकी पूरी चेकिंग वगैरह होती है, कहीं उनकी जेब में वेपन वेपन तो नहीं है साला, पता लगे दोनों एक साथ मिले और एक दूसरे को ठोक दें, है ना। तो वो चीज बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। अब दूसरा जो है फिशरमैन एक्सचेंज को लेकर एग्रीमेंट है। नाम से इनमें आ रहा है कि कितने मछुआरे हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मछुआरे जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में, इंटरनेशनल वाटर्स में जो है वो पहुंच गए, इंटरनेशनल वाटर और फिर पाकिस्तान की पानी में पहुंच गए, और पाकिस्तान के फिशरमैन हमारे यहाँ पहुंच गए, तो हमारे कोस्ट गार्ड ने उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, हमारों को उनने बंद कर दिया, है ना। ऐसी चीज है। तो ये एग्रीमेंट ऑन कंस्यूलर एक्सेस 2008 है। ये एग्रीमेंट कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान हर साल 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपने अपने कैदियों और मछुआरों की लिस्ट एक्सचेंज करते हैं। जरा सोचिए, बॉर्डर के पास फिशिंग करते वक्त कितने फिशरमैन गलती से दूसरी कंट्री की बॉर्डर में चले जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। और इसीलिए ये एग्रीमेंट बना ताकि उन लोगों को समय पर पहचान कर रिलीज किया जा सके, जिससे कि पता लगे कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से लोग हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग, पता लगे उनका कोई बंदा जो है वो उस लिस्ट पे शामिल हो जाए और फिर वो हमारी कंट्री के अंदर आ जाए इजीली। तो ये नहीं होने देना है। तो ये दोनों एग्रीमेंट्स एक इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि हमारा फोकस सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स पे नहीं बल्कि शांति और अंडरस्टैंडिंग पे भी है। तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का एक्सचेंज ट्रस्ट बिल्ड करता है, और ये प्रिजनर्स की जो लिस्ट का एक्सचेंज जो है वो ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है, एक मानवता का जेस्चर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आई है तो फटाक से इसका अब आंसर आपको पता ही है, दे ही दो। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब गाइस यहां पर जो बात हो रही है ये बेसिकली ट्रांसजेंडर के अधिकार से रिलेटेड टॉपिक है। तो हम बात करेंगे एक संवेदनशील टॉपिक पर, ट्रांसजेंडर राइट्स पर। रीसेंट न्यूज में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझते हैं, मतलब इस केस के बारे में, कौन से चैलेंजेस है उसके बारे में, और उसका इंप्लीकेशन क्या होगा उसके बारे में। सबसे पहले तो रीसेंट न्यूज की बात करें तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला को अपने
बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम और जेंडर बदलने की अनुमति दी है। यह फैसला ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि 1969 का रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2019 कानून के प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, यानी स्पेशल लॉस को जनरल लॉस के ऊपर माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है वो मेंशन करी है। अब सुनो, कुछ बैकग्राउंड को हम लोग समझते हैं। अब इसमें बेसिकली मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2024 का ये मामला देखने को मिल रहा है। मिस एक्स मतलब आइडेंटिटी छुपाने की यहां पर बात की गई है। तो पेटिशनर मिस एक्स ने जेंडर डाइसफोरिया के बाद सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई, यानी कि सेक्स चेंज ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो करवाया। उन्होंने आधार, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में जेंडर और नाम अपडेट कर लिया है, लेकिन जब बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज करने की रिक्वेस्ट की गई तो उसे सेक्शन 15 ऑफ 1969 एक्ट के तहत मना कर दिया गया। मिस एक्स ने आर्ग्यू किया कि यह डिनायल उनके राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है। तो इन्होंने इस चीज को वो पॉइंट आउट किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें जो आपको समझना जरूरी है। तो इस कानून के तहत ट्रांसजेंडर जो पर्सन होते हैं गाइस, ये अपनी आइडेंटिटी अफर्म करने के लिए सर्टिफिकेट ले सकते हैं, यानी कि सुनिश्चित करने के लिए। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 की कानून की बात करें तो ये कानून बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स के मॉडिफिकेशन पर कंट्रोल देता है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि जनरल लॉ जो 1969 का जो कानून है, इसको स्पेशल लॉ 2019 के कानून के प्रोविजन के साथ अलाइन करना होगा। तो ये डिसीजन ट्रांसजेंडर के जो अधिकार है गाइज उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक विक्ट्री है। और कंसिस्टेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होने से हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का रिस्क कम होता है, और इस प्रकार से कानूनी जो सुधार की जरूरत को हाईलाइट करता है ये जजमेंट। अब आगे की जो है वो चर्चा करें तो जेंडर और नाम चेंज करने की क्या प्रोसेस होती है। तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन देनी होती है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर नाम चेंज करना है अपना या जेंडर चेंज करना है तो डीएम के पास जाकर उनको एक एफिडेविट जो है वो देना पड़ेगा, डीएम के पास एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा, और 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जारी होगा। अब अगर सर्जरी करवाता है कोई, यानी कि जेंडर अपना चेंज कराता है, सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाता है, तो सर्जरी के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने पर रिवाइज्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट 15 दिन में मिलता है। फिर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को 15 दिन में अपडेट करना होता है। अब सुनो, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल फेस करते हैं। पहले तो भाई सामाजिक बहिष्कार और पब्लिक स्पेस में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। लिटरेसी रेट सिर्फ 46% है, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है इनका। फिर ट्रांसफोबिया और सोसाइटल इंटॉलरेंस से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी बढ़ता है। यार मैंने तो पर्सनली देखा है, मैं जब कॉलेज में था अपने, तो मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड का फ्रेंड जो था वो बेसिकली जो था वो ट्रांसजेंडर था। नानू उसका जो है वो नाम था। हम लोग एक वाटर पार्क गए हुए थे, तब मैंने देखा कि काफी सारे अंकल, और ये बात बहुत पुरानी है, ये 2010 के अराउंड की जो है मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी 11-12 के अराउंड की बात जो है वो कर रहा हूँ। तो उस समय इतने मतलब ऐसे उसको ट्रीट कर रहे थे ना लोग बाग की, क्या ही बस बोले यार। तो वो बड़ा देखकर भी अजीब जो है वो लग रहा था। हमारे साथ ही गाड़ी में गया था वो, हमने तो प्रॉपर एंजॉय किया उसके साथ, कि मैंने कहा यार उसको फील होने नहीं दिया, क्योंकि वी नो अबाउट इट भाई कि उसकी गलती थोड़ा ना है यार, वो तो बायोलॉजिकली वो ऐसा जो है वो बन गया है ना। तो उसमें उसका क्या फॉल्ट है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है कि उसको क्यों आप दोष जो है वो दे रहे हो, उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। बट समाज जो है वो इस तरीके से जो है वो देखता है ना, साइड में खड़ा नहीं होता। इवन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, हम बहुत बड़े ग्रुप में गए थे, यानी कि 16-17 लोग गए थे। मेरे कुछ दोस्त हैं मतलब फीमेल फ्रेंड्स, तो वो लोग जो है वो भी थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में जब मिले थे उससे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तो आई मेड देम कंफर्टेबल कि हाँ भाई, क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए भाई इनिशिएटिव लेने वाला, तब थोड़ी चीज ठीक होती है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है मैरिन, उसने बोला था कि यार मैं इसको लेकर आ रहा हूँ नानू को, और जब तक मुझे पता नहीं था कि नानू जो है वो ट्रांसजेंडर है, जब मैं मिला तब मुझे पता लगा।
और मतलब अच्छी पर्सनालिटी यार, मैं मिला उससे यार, मतलब उस समय ऑलमोस्ट वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा था, सोचिए आप, कॉलेज में। अभी तो बहुत ही ज्यादा कमा रहा होगा वो। कॉस्मेटिक्स लाइन में उसको काफी ज्यादा वो था, इंटरेस्ट था। तो वो उस ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स की फील्ड में जो है वो काम करने लगा। बढ़िया, अब तो उसने मतलब काफी सर्जरी वगैरह भी जो है वो करवा ली है। मैं काफी समय बाद, यानी कि उसके बाद फिर मैं मेरी उससे मुलाकात हुई थी करीब 6-7 साल पहले अभी से। तो उस समय मैं उससे मिलके थोड़ा वो हुआ, मैंने कहा गजब यार, पूरा उसने लुक ही अपना चेंज कर लिया। तो वही है, पैसा बोलता है बॉस। बट हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए बॉस। आगे चल के आप ऑफिसर्स बनेंगे तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट ईच एंड एवरीवन, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपके ऑफिस में है, जो आपके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और नहीं भी आते हैं तो इंसानियत के तौर पर तो ऑब्वियस ही बात है कि सबका ख्याल रखना ही है। चलो, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। हमें 1969 कानून में चेंजेस लाने की आज की डेट में आवश्यकता है। पब्लिक कैंपेन और पॉजिटिव मीडिया रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो गाइज, ये जजमेंट सिर्फ एक लीगल विक्ट्री नहीं है, बल्कि एक सोशल चेंज की तरफ एक कदम है। तो समाज के हर व्यक्ति का सम्मान और अधिकार, मतलब जो उनका जो अधिकार है उसको सुरक्षित करना हम सबका एक फर्ज है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब सुन लो क्या क्या चीज आपको नोट डाउन करनी है। देखो, पहली चीज तो ये कानून के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, लिख लो। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये बेसिकली नाम से इसके समझ में आ रहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन के अधिकार को सुरक्षित करने का ये काम करता है। फिर एक और ये वाला कानून भी लिख लो आप, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। नाम से समझ में आ रहा है, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने का एक कानून है। अब ये केस का नाम लिखना चाहो तो लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। एथिक्स वगैरह में भी आ सकता है। मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस है 2024 का। अब इस केस में क्या हुआ तो आपको ऑलरेडी पता, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिख लो। आप जब रिवाइज करोगे तो ये केस देखते सीधे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है उसमें ब्रैकेट, इसमें डैश करके कर्नाटक हाई कोर्ट लिख देना कि ये केस चला था कर्नाटक हाई कोर्ट में। तो इसमें अब आपको पता है कि नोट्स में आपने लिखा हुआ ये दोनों कानून के नाम। तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 जो है वो स्पेशल जो ये कानून है, तो उसको ज्यादा मान्यता जो है वो दी जाएगी। ठीक है। अब ये कानून के बारे में यहाँ पर मेंशन है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है उसके बारे में भी आपको एक आइडिया लगी गया है। ये जजमेंट से क्या फायदा मिलेगा, तो भाई ट्रांसजेंडर्स को काफी फायदा जो है वो मिलेगा। ठीक है। नाम चेंज करने की प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दी कि डीएम के पास जो है वो एक एफिडेविट फाइल करना होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो जाता है। सर्जरी के बाद 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जारी होता है, या फिर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंजेस कराने तो 15 दिन के अंदर जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हरासमेंट, एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन, मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग को देखने को मिलती है बस। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब देखो, ये एक बड़ा सीरियस टॉपिक है, रिड्यूसिंग सुसाइड्स इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको काफी सारी चीजें ना ही सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से मिलेगी, बल्कि एथिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो गाइस, CISF ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। उन्होंने अपनी सुसाइड रेट को 40% तक कम किया है 2024 में। और उनका सुसाइड रेट अब 9.87 पर लाख है, जो कि नेशनल एवरेज 12.4 पर लाख से नीचे है। लेकिन पूरे CAPF का सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है। 2018 से 2022 के बीच 654 सुसाइड केस रिपोर्ट हुए हैं। आप सोच रहे होंगे यार, CAPF में जाने के बाद लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता देगा इस कि रीजंस क्या होते हैं। सबसे पहला रीजन है फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, जैसे नक्सल अफेक्टेड एरियाज और जम्मू एंड कश्मीर में कंटिन्यूअस पोस्टिंग। पीस पोस्टिंग्स लिमिटेड होने की वजह से मेंटल फटीग होती है, दिमाग खराब रहता है हमेशा कि भाई कहां फेंक दिया हम लोग को। फिर लंबे समय तक घर से दूर रहने से इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता है। काफी बार छुट्टी से वापस आने के बाद ही सुसाइड होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। फिर
लोग मेंटल हेल्थ इशू शेयर करने से घबराते हैं। फिर यहां पर हम लोग को खिल्लियां उड़ने का डर भी होता है। मेल लोग ज्यादा रहते हैं ना, तो वो वाला डर लगता है कि भाई हमारी खिल्ली जो है ना उड़ जाए, कोई हमें कमजोर ना समझे। तो वो वाला भी एक इशू रहता है। वो कहानी वो हो जाती है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, काइंड ऑफ। तो वो जो मेल जो ग्रुप्स होता है उसके बीच में रहे हो, भले ही कितना भी इंसान अंदर से कमजोर फील कर रहा हो, बाहर से उसको सख्त दिखना पड़ता है। फिर जहां उसका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बर्स्ट होगा, वहां फिर वो सुसाइड कर लेता है। प्रमोशन इसमें काफी लिमिटेड है। काफी लोग एक ही पोस्ट में 10 साल तक रहते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स के लिए हाई रैंक्स रिजर्व होने से डीमोटिवेशन होता है, तो उनको लगता है कि अरे यार, हाई रैंक तो एक आईपीएस को मिल जाएगी, हमें नहीं मिलेगी। फैसिलिटीज और बेनिफिट्स जो आर्म फोर्सेस को मिलती हैं, वो सीएपीएफ पर्सनल को नहीं मिलती। नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम के लो पे आउट से भी डिससेटिस्फेक्शन होता है उनको, या न्यू पेंशन स्कीम के लो पे आउट से कंपेयर टू ओल्ड पेंशन स्कीम में इनको जो फायदा मिलता था। और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन एक ट्रिगर होता है कि उनके पास में ऑलरेडी वेपन रहता है, तो बस एक बटन दबाया और खेल खल्लास। कनपट्टी पे रखा, ट्रिगर दबाया, खेल खल्लास है। तो वो वाली कहानी है। अब सीआईएसएफ ने कुछ रिमार्केबल स्टेप्स लिए हैं गाइस, सुसाइड रेट को रिड्यूस करने के लिए। पहला हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। इनको पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन दिया जा रहा है। 4200 से भी ज्यादा जो जवान हैं उनके लिए 2024 में पर्सनलाइज ट्रेनिंग दी गई। 24/7 टेली काउंसलिंग और एम्स के साथ मेंटल हेल्थ स्टडीज कोलैबोरेट की गई हैं। डेली ब्रीफिंग डीब्रीफिंग सेशन स्ट्रेस डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके अलावा एक ऑनलाइन ग्रेवियंस पोर्टल काफी इफेक्टिव है, जो डीजी लेवल तक मॉनिटर होता है। नई एचआर पॉलिसीज से पोस्टिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स रिड्यूस हुई हैं। फिर पॉलिसी में भी सुधार लाया गया। चॉइस बेस्ड पोस्टिंग से रिटायरिंग पर्सनल, मैरिड कपल्स और वुमेन को बेनिफिट मिला है। फैमिली सेंट्रिक इंटरवेंशन से जो जवान है इनकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव हुई है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी कुछ मेजर स्टेप्स लिए हैं। 2021 में एक टास्क फोर्स बनाई गई प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज रिकमेंड करने के लिए। सीआरपीएफ का संभव ऐप से लीव अप्रूवल फास्ट हो गई, छुट्टी की अनुमति तेज हो गई। सीआरपीएफ के बड़ी सिस्टम और सीआईएसएफ के मेंटल हेल्थ चैंपियनशिप बहुत इफेक्टिव है। एम्स के साथ कोलैबोरेशन और मेंटल हेल्थ के लिए डेडिकेटेड बजट एलोकेट किए गए हैं। तो अब आगे जो है वो क्या करना चाहिए? तो देखो यार, सबसे पहले तो पीरियोडिक पीसफुल पोस्टिंग से मेंटल रिस्पाइट मिलेगा, यानी कि कुछ समय के लिए उनको जो है वो पीसफुल पोस्टिंग में डालो। स्टेट पुलिस फोर्स को जो है वो मजबूत करना होगा। पॉलिसीज प्रमोशन से रिलेटेड जो है वो रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। सीएपीएफ और आर्म फोर्सेस के बेनिफिट में जो मतलब गैप्स हैं वो रिड्यूस करने पड़ेंगे। फैमिलीज के साथ रहने या उनके फ्रीक्वेंट विजिट के लिए बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। फाइनेंशियल और डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स जैसे बी कीपिंग और मशरूम कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए, जैसे कि रिटायर होने के बाद वो ये सब एक्टिविटीज में लगे रहें। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बीच में सुसाइड के रेट रिड्यूस हुए हैं। तो ये एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक ऑफिसर बनने के बाद भी आपको समझना होगा कि जो ऑफिसर्स होते हैं इनके वेलफेयर को कैसे इंश्योर करना है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो आप ही को, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होगे तो आप ही को ये पूरी चीजें मैनेज जो है वो करनी पड़ेंगी, राइट। अब देखो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लिख लो आप। इनके सुसाइड रेट जो है वो 40% से रिड्यूस हुआ है 2024 में। बस इतना लिख लो आप, काफी है। फिर रीजंस क्या होते हैं सुसाइड के? स्ट्रेसफुल डिप्लॉयमेंट, तनावपूर्ण, उपयोग मत लिखना इसमें आप, ठीक है। तनावपूर्ण पोस्टिंग लिख दो आप। फैमिली सेपरेशन, फैमिली से दूर रहते हैं। मेंटल हेल्थ का एक इशू होता है, स्टिग्मा होता है। करियर प्रोग्रेशन चैलेंज होता है, प्रमोशंस वगैरह में दिक्कतें आती हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन के इशू है, इसमें ब्रैकेट में लिख देना पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम।
से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, कुछ अचीवमेंट्स इन लोग के हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 24/7 टेली का काउंसलिंग सर्विस और एम्स के साथ कोलैबोरेशन, ये बुलेट पॉइंट्स पे लिख ले रहे हैं पूरी चीजें। ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल कंप्लेन वगैरह के लिए। चॉइस बेस्ड पोस्टिंग सिस्टम। फैमिली सेंटरिंग इंटरवेंशन की समय समय पर फैमिली जो है विजिट करने आए, ये लिख लो। फिर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लिख लो। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टास्क फोर्स बनाई है 2021 में कि स्टडी करें रिस्क फैक्टर और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज रिकमेंड करें। सीआरपीएफ का संभव ऐप ब्रैकेट में लिखना है इसके। सीआरपीएफ के संभव ऐप फिर ब्रैकेट में लिखना कि फास्टर लीव अप्रूवल्स के लिए ये। सीआरपीएफ का बड़ी सिस्टम। सीआईएसएफ का मेंटल हेल्थ चैंपियनशिप, मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है ये दो। एक सीआरपीएफ का कौन सा है, सीआईएसएफ का कौन सा, ऐसे प्रीलिम्स पे आ सकता है। ठीक है, बस इतनी चीजें जो है आपको मेंशन करनी है। दैट्स इट। भोपाल गैस कांड का गाइस ये टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ अपने पापा की। हालांकि उस समय तो मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये कांड हुआ था 1984 में। 2 और 3 दिसंबर की वो जो रात थी, दर्दनाक। तो उसके बाद मतलब सब लोग भाग गए थे, काफी लोग डरे हुए थे। तो उस समय कुछ ऑफिसर्स जो है उन्होंने कांटेक्ट किया था मेरे पापा को, क्योंकि मेरे पापा एक फोटोग्राफर है, काफी जाने माने। तो उनको कांटेक्ट किया गया था क्योंकि सब लोग भाग गए थे इधर उधर, कोई आने को रेडी नहीं था। तो मेरे पापा उस समय मास्क पहन के ऑफिसर्स के साथ, कुछ रिसर्चर्स के जो मेंबर्स थे उनके साथ यूनियन कार्बाइड के अंदर गए थे फोटो खींचने। तो वो बताते हैं उस समय की घटना की क्या बुरी स्थिति हुई थी कि पापा ने तो दादी और पूरे फैमिली मेंबर्स को जो है वो होशंगाबाद जो है वो शिफ्ट कर दिया था कि निकल जाओ होशंगाबाद, क्योंकि अफरा तफरी मच गई थी बहुत बुरी तरह से भोपाल के अंदर। बहुत गंदा इंसिडेंट था, बहुत गंदा। और उस इंसिडेंट की चपेट में जो लोग आए थे वो, उनका जो परिवार है, उनके जो जीन्स है वो आज तक जो है वो डैमेज्ड है। चलो एनीवेज, ये सब चीजें तो आपको पता ही है। तो अब टॉपिक क्या है आइए उस पर हम लोग जो है वो नजर डालें। तो इसके बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। आओ। तो देखो, 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल, इसके पेस्टिसाइड प्लांट से एक पॉइजनस गैस जिसका नाम है, क्या नाम है, एमआईसी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये रिलीज हुई और या फिर लीक हुई। इस डिजास्टर ने एक ही रात में हजारों लोगों की जान ले ली और 5 लाख से ज्यादा लोग इस गैस के एक्सपोजर के शिकार हुए। तो ये गैस कैसे लीक हुई? तो एक फेल्ड मेंटेनेंस अटेम्प्ट और मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रॉब्लम्स थी, यानी कि यूनिट्स में प्रॉब्लम थी। उसमें कुछ मतलब जो सेफ्टी वाले जो वो थे ना सिस्टम्स, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो सेफ्टी पर काम कर रही थी, तो उसमें गड़बड़ी हो गई, उसमें माल फंक्शनिंग हो गई और एक केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर किया गया। और रिजल्ट ये हुआ कि 30 टन एमआईसी गैस जो है वो लीक हो गई। कॉन्सिक्वेंसेज इसके हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिले, बहुत बुरी हालत थी। सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगी, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने लगे, आंखों में जलन होने लगी। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई। मेरी दादी जी एक्सपायर हुई हैं वो इसी कारण। मतलब उस समय नहीं, बाद में 2009, 7 या 9, 2010, 2010, 2010 में जो है वो मेरी दादी, 10/11 में, 11 मान लो, 2011, 2011 में जो है मेरी दादी जो है वो शांत हुई थी। और उनको यही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी और स्टार्टिंग से थी, जब से मैं पैदा हुआ था तब से देख रहा था कि दादी को जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती थी काफ़ी ज़्यादा। और ये प्रॉब्लम उनको हुई थी ये गैस लीक के कारण ही। फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो गई वहाँ पर। जो बच्चे जो पैदा हुए, यानी कि जिन लोगों ने इस गैस के एक्सपोजर में रहे, तो उनके बच्चों में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स देखने को मिली। इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट भी इंक्रीज हो गया उस क्षेत्र में। और फैक्ट्री का हजार्डस वेस्ट गाइस अभी भी वहां है, जिसका असर 42 कॉलोनीज के ग्राउंड वाटर पर पड़ रहा है। और इस वजह से एक्टिविस्ट और सर्वाइवर्स हमेशा से
डिमांड करते आए हैं कि इस वेस्ट को सेफली डिस्पोज किया जाए। तो अभी ये टॉपिक जो है वो न्यूज में क्यों था, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2025 को 337 मैट्रिक टन हजार्डस वेस्ट को पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया ले जाया गया है। और किसके लिए? जलाने के लिए, इंसेनरेशन के लिए, यानी कि सेफली जलाने के लिए इसको जो है वो ले जाया गया है। कितने? 337 मैट्रिक टन हजार्डस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया गया है। इंदौर के अंदर है ये धार डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, बट ये पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इंदौर में जो है वो नजर आता है। और एमपी हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया कि 1 महीने में वेस्ट रिमूव होना चाहिए। और भोपाल में रिलीफ है, लेकिन पीथमपुर में ये वेस्ट के जलने से रिलेटेड प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भोपाल से ये कचरा ले जाया गया तो लोग थोड़े नाच रहे हैं, बोल रहे हैं, "अरे वाह, हमारे यहाँ से कचरा दूसरी जगह चला गया, बट जिसके आगे ये कचरा है हजार्डस वेस्ट, तो उसकी तो हालत खराब हो रही है ना।" अब बात करते हैं हजार्ड वेस्ट के डिस्पोजल मेथड जो है वो क्या होंगे, ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्पोजल मेथड्स के बारे में देखो, सबसे पहला जो मेथड है वो को प्रोसेसिंग का मेथड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। को प्रोसेसिंग, ये यहां पर ये चीज आपको समझनी है। को प्रोसेसिंग, सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो कच्चा माल जो है इसके फॉर्म में इसका यूज करना। फिर मटेरियल और एनर्जी रिकवरी, वेस्ट से वैल्यूएबल मटेरियल जैसे कॉपर रिकवर करना। फिर एक होता है इंसिनरेशन, यानी कि 1200 डिग्री सेल्सियस पर वेस्ट को जलाना। फिर एक होता है पायरोलाइसिस, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में वेस्ट को डिकम्पोज करना, जिससे कि बायो ऑयल और सिनगैस जो है वो प्रोड्यूस हो सके, जिससे कि एनर्जी जनरेट हो। फिर इसके अलावा गाइस बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट हमें करना पड़ेगा अगर हम लोग को सही तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करना है तो, है ना। कॉर्पोरेशंस को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। डो केमिकल्स को रेमिडिएशन रिफंड करना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन और इंडस्ट्री सेफ्टी पर फोकस करना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस। इस पूरे टॉपिक में आपको जो है वो यही चीज समझनी थी कि अभी भोपाल के अंदर जो जो वेस्ट है इसका, भोपाल गैस ट्रेजेडी का, उसको जो है वो शिफ्ट किया गया है कहाँ पर, तो ये बस आपको पता होना चाहिए। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, धार डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर वाले क्षेत्र में है ये बेसिकली। ठीक है, 1 जनवरी को शिफ्ट किया गया। भोपाल के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता ही दिया। और ये वेस्ट जो है उसने लगभग ग्राउंड वाटर को जो है वो 42 कॉलोनीज के पल्यूट कर दिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए वो सब चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, उतना कुछ खास नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि 1 महीने के अंदर पूरी स्थिति ठीक करो। ठीक है, हजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करने के मेथड लिख लो आप। मेथड और ये पूरी चीज लिख लोगे तो सही रहेगा। वैसे तो ये वाली चीज आप एनवायरमेंट में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट फिर भी अगर लिखना चाहो तो अभी के लिए लिख सकते हो ये 4 चीजें। इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, सिनगैस जिससे बनती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कानून लिखना चाहो तो ये कानून लिख लो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हजार्डस मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एक्ट 1989। 2019 में इसको जो है वो अमेंड किया गया था, और ई वेस्ट, पेपर वेस्ट और दूसरे मटेरियल्स को भी इसमें शामिल कर दिया। इंडिया ने बासल कन्वेंशन को 1992 वाले साइन किया हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हजार्डस वेस्ट जो है वो अपनी बाउंड्री से छोड़कर दूसरी जगह पे मत लेकर जाओ, कम से कम करो। ठीक है, बस ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मिशन का गाइस फोकस है 21वीं सदी के शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो देखो, रीसेंट न्यूज की बात करें तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स का थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए। क्यों? यार देखो, गैप्स को एड्रेस करना और छोटी सिटीज के लिए प्लानिंग इंप्रूव करना है इसका मेन पर्पस। अब थर्ड पार्टी असेसमेंट मतलब तीसरी पार्टी जो है वो आकलन करे कि भाई सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, जो काम करवा रहा है उसने अगर करप्शन किया या सही तरीके से नहीं किया
तो उसके पास तो अथॉरिटी है ना कि फाइनल रिपोर्ट में लिखवा देगा कि हाँ सब कुछ सही हुआ है। बट अगर किसी थर्ड पार्टी के पास असेसमेंट के लिए जाएगा, आकलन के लिए जाएगा, मूल्यांकन के लिए जाएगा, तो जो थर्ड पार्टी जो होगी वो सही रिजल्ट देगी, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन को और बेटर बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। चाहो तो लिख लो, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने थर्ड पार्टी असेसमेंट्स की डिमांड जो है वो करी है स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स के लिए। बस इतना लिख लो आप। बस बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सुनने वाली चीज है। तो स्मार्ट सिटी मिशन गाइस कब शुरू हुआ था, अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो 2015 में, ये आपको पता ही होगा। स्मार्ट सिटी मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है 100 सिटीज को ये मॉडर्नाइज करना। ये पहले भी पढ़ा चुका, भी पिछले हफ्ते भी ये टॉपिक आया था। इसका गोल है एफिशिएंट रिसोर्स का उपयोग किया जाए, यानी कि जो भी संसाधन है उसका उपयोग एफिशिएंट तरीके से करो, ग्रीन स्पेसेस पर काम करो, अफोर्डेबल हाउसिंग पर काम करो, ई गवर्नेंस के जरिए बेटर गवर्नेंस जो है वो बनाओ, शासन बेटर करो। फिर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और पैन सिटी आईसीटी सोल्यूशन इसका कोर पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए गए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए फंडिंग होती है। टोटल एलोकेशन 48,000 करोड़ का हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2024 के मिड तक 8,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में 90% कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं। लेकिन छोटी सिटीज में अभी भी प्रोग्रेस जो है वो स्लो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सुनने वाला टॉपिक है। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस है गाइस, तो पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के लिए, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे, बेहतर बनाएंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और कुछ सिटीज को अब तक फुल फंडिंग नहीं मिली है। अर्बन जो स्लम्स है, अर्बन एरियाज में झुग्गी झोपड़ी जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसमें प्रोजेक्ट्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो एक सोशल इश्यूज बन गए हैं। लोगों को वहां से हटाया गया, दूसरी जगह लेकर लेकर गया है, यानी कि जिसको अपन रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। तो उसमें बड़े इश्यूज है, वहां डिलेज हुए हैं। लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंस में डिले होता है कई बार, प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस जो है वो नहीं मिल पाते हैं, है ना। फिर स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ता है जो प्रिवेसी इश्यूज रेस करता है, तो प्रिवेसी कंसर्न भी हम लोग को देखने को मिलता है। कई बार कोर्ट में केसेस जो है फाइल हो जाते हैं जिससे कि प्रोजेक्ट जो है वो के ऊपर स्टे लग जाता है। तो करें क्या भाई, अब करना ये चाहिए, पहली चीज तो पीपीपी मॉडल को एक्सप्लोर करें और ट्रांसपेरेंट फंड एलोकेशन इंश्योर करें। अर्बन लोकल बॉडीज के गवर्नेंस और स्किल को डेवलप करना होगा। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करके फास्टर अप्रूवल के लिए काम करना पड़ेगा, कि जिससे कि जहां पर फाइल अटकी हुई है वो तेजी से जो है वो अप्रूव जो है वो हो जाए, है ना, जल्दी जल्दी काम जो है वो टाइम पर जो है वो हो। और साइबर सिक्योरिटी को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा। एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंटीग्रेट करते हुए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम लोग जो है बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना पड़ेगा। तो गाइज स्मार्ट सिटी मिशन को मजबूत करने के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट एक बहुत जरूरी कदम है। इससे ना ही सिर्फ प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बल्कि छोटी सिटीज का डेवलपमेंट भी और तेजी से एक्सेलरेट होगा। तो बस यही टॉपिक था, इसमें आपको बस यही चीज जो है वो समझनी थी जो मैंने भी आपको बताई है। डेमोक्रेटाइजिंग ई कॉमर्स बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। बाद में इससे रिलेटेड नोट्स मैं बनवा दूंगा। सो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ई कॉमर्स का फ्यूचर बदल रहा है। हम बात करेंगे गाइस ONDC के बारे में। क्या है ये ONDC, इसको डिटेल में समझते हैं। ये ई कॉमर्स का गेम चेंजर है गाइस। अब जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हम सभी को Amazon, फ्लिपकार्ट या जोमेटो या स्विगी याद आते हैं, राइट। अब ये सब बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं। लेकिन ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसने 2022 में अपना सफर शुरू किया और स्मॉल बिजनेस के लिए एक नई राह खोल दी। आपको बता दें कि ONDC किस तरह काम करता है, मतलब किसके ऑब्जेक्टिव, मतलब इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और ये किस तरह से MSME को सपोर्ट करता है। तो आओ डिटेल में ONDC के बारे में जो है वो हम लोग समझेंगे। ONDC का लॉन्च हुआ था गाइज अप्रैल 2022 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। अभी मत लिखो, बाद में दिखाऊंगा। ये एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीएन ई गॉव टेक्नोलॉजीज के सपोर्ट से चल रहा है।
ओएनडीसी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ई कॉमर्स में मोनोपोलीज को तोड़ना, कस्टमर एक्विजिशन और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को कम करना, और हर किसी को मार्केट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले इस चीज को इंश्योर करना, और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स और डिस्काउंट्स के थ्रू कंज्यूमर चॉइस को बढ़ाना, यानी कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लेकर आना। सो अब बात करते हैं ओएनडीसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। पहली चीज तो ये एक ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है, जो बायर्स यानी कि खरीदार और जो सेलर्स हैं, एप्लीकेशंस के बीच सीमलेस ट्रांजैक्शन ये अलाउ करे। इसमें बायर एप्स, सेलर एप्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर और टेक्नोलॉजी इनेबलर्स सब अपना अपना रोल जो है वो अलग तरीके से प्ले करते हैं। ओएनडीसी अब फूड, ग्रोसरी, फैशन, मोबिलिटी, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर्स में काम कर रहा है। अब बात करते हैं ओएनडीसी के बेनिफिट जो है वो क्या है, खासकर एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए। तो एमएसएमई के लिए ये नेशन वाइड विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि एमएसएमई के प्रोडक्ट जो है वो पूरी कंट्री में कहीं पर भी बिक सके, इस चीज को इंश्योर करने पर काम करता है। हाई कॉस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का डिपेंडेंस कम करता है, यानी कि अब कंपनीज को जो है वो, एमएसएमई को जो है वो, जो ज्यादा कमीशन लेते हैं उन पे जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी ओएनडीसी पे जाकर वो काम कर सकते हैं। एमएसएमई टीम स्कीम जैसे इनिशिएटिव से डिजिटल स्किल ट्रेनिंग और इंक्लूसिविटी को सपोर्ट करता है, खासकर वुमेन लेड और मार्जिनलाइज बिजनेस के लिए। स्टार्टअप्स के लिए ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव स्टार्टअप्स को ई कॉमर्स नेटवर्क में इंटीग्रेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। इसके अलावा ओएनडीसी ने कई इनिशिएटिव गाइस स्टार्ट किए हैं, जैसे वर्कशॉप और कोलैबोरेशंस, जो छोटे बिजनेस ओनर्स को समझा रहे हैं कि ओएनडीसी कैसे फायदा उठाए। जैसे एक भाषिनी के साथ कोलैबोरेशन से एप्लीकेशन को इंडिक लैंग्वेज में डेवलप किया जा रहा है, ताकि हर कोई अपनी भाषा में एक्सेस कर सके एप्लीकेशन। ओएनडीसी सहायक व्हाट्सएप बॉट का उपयोग हो रहा है, जो 5 लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो इन सब चीजों पर काम ऑलरेडी जो है वो चल रहा है। लेकिन हर इनिशिएटिव के साथ गई काफी सारे चैलेंजेस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। बट उस चैलेंजेस को देखने से पहले इसके अचीवमेंट्स की बात करें, तो जनवरी 2024 तक ये 616 सिटीज में सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। पहले ये फूड और ग्रोसरी ग्रोसरी पर फोकस करता था, अब ये मोबिलिटी, हेल्थ केयर और फैशन जैसे सेक्टर्स में भी एक्सपैंड हो गया है। अब चैलेंजेस की जो है वो चर्चा करेंगे इस, तो चैलेंजेस, कुछ एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जैसे कि बुक माई शो और आईआरसीटीसी अभी तक ओएनडीसी में शामिल नहीं हुए हैं। कुछ डिजिटल सर्विस फीस भी एक बैरियर है जो काफी हाई है, और फ्यूचर में ओएनडीसी का एम है और भी सेक्टर्स और रीजन्स को कवर करना। तो गाइस 2024 में ओएनडीसी को काफी अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन मिले हैं, जैसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर और एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अवार्ड। ये सब ओएनडीसी का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन को दिखाता है। तो अभी तक आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि ओएनडीसी क्या है, ये सरकारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे अमेजॉन वगैरह रहती है। इसको 3 साल कंप्लीट हो गए इसके लॉन्च के। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में आया था। अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज लिखते जाओ, ठीक है। अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था, और किस डीपीआईआईटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ही आता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है, प्लस प्रोटेन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मोनोपोली तोड़ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, रिड्यूसिंग, इतना लिखोगे, रिड्यूसिंग मोनोपोली ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कम लोअर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, लोअर एक्विजिशन एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऐसा लिखोगे। लिंग्विस्टिक गैप्स फिल करता है, रीजनल और लिंग्विस्टिक गैप, यानी कि हर रीजन पर जो है वो ई कॉमर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड हो, इस पर इंश्योर करता है, सरकारी है ना। डाइवर्स प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहा है अभी ये, ठीक है।
अब इसके फीचर्स की बात करें, ओपन प्रोटोकॉल है ये, ओपन सोर्स पे बनाया, यानी कि कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसमें चेंजेस जो है वो कर सकता है। रोल सबके अलग अलग हैं, बायर एप्स कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सेलर के साथ। सेलर ऐप जो है वो अलग अलग एप्स है, इसकी लॉजिस्टिक एप्स है, टेक्नोलॉजी इनेबलर्स है। ठीक है। हर सेक्टर्स में जो है वो काम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है अपने सेक्टर्स को, ये इसका काम भी है। एमएसएमई को काफी बेनिफिट मिल रहा है, स्टार्टअप्स को काफी बेनिफिट मिल रहा है, बस यही सब चीजें आप लिखो। ये इसके इनिशिएटिव लिख दो। ओएनडीसी सहायक व्हाट्सएप बॉट है, जो 5 लैंग्वेज में सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। भाषिनी जो है उसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है, जिससे कि लोग अपनी खुद की भाषा में जो है वो इसकी एप्लीकेशंस वगैरह यूज कर सकें। अचीवमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही है। बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली पूरी चीज समझ में आई होगी, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आ गया, किसानों से रिलेटेड टॉपिक है, तो सिविल सर्विसेज में अक्सर आता ही है। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर फार्मर्स का टॉपिक है। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूनियन कैबिनेट ने किसानों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेलफेयर को इंश्योर करेगा। तो न्यूज की बात करें, तो यूनियन कैबिनेट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अप्रूव किए हैं, जो इंडियन किसानों को बेटर सपोर्ट देने के लिए हैं। ये बेसिकली डिसीजंस उनकी अफोर्डेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, जिसमें खास तौर पे डीएपी फर्टिलाइजर्स के सब्सिडी को एक्सटेंड किया गया है और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को कंटिन्यू रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूज के इंपॉर्टेंट डिसीजन और मेजर्स के बारे में। तो आइए, पहला पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडी फॉर डीएपी फर्टिलाइजर। बात करें, अभी लिखना नहीं है कुछ, है ना, बाद में लिखवाऊंगा। डीएपी फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी की बात करें, तो यूनियन कैबिनेट ने 3500 रुपए पर मैट्रिक टन की स्पेशल सब्सिडी को एक्सटेंड कर दिया है डीएपी फर्टिलाइजर के लिए। ये सब्सिडी खारिफ और राबी 2024-25 के लिए अवेलेबल होगी। देखना यह है कि ग्लोबल मार्केट में जो अप डाउन्स हुए हैं, वोलेटिलिटी हुई है, और जियो पॉलिटिकल जो मुद्दे हुए हैं, उसके बावजूद डीएपी फर्टिलाइजर की प्राइस अफोर्डेबल रखना जरूरी है, और इसी वजह से यह डिसीजन लिया गया। सब्सिडी का बजट 3850 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट किया गया है। फिर देखो, इससे किसान को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है यार कि ये सब चीजें जब हम फर्टिलाइजर को इंपोर्ट कराते हैं तो इसके पैसे जो है वो काफी बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है ना, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है, तो सरकार ने बोला कि नहीं भाई, हम किसानों को जो है वो सब्सिडी देंगे, जिससे कि उनकी जेब पर भार जो है वो ना पड़े। अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को इन्होंने कंटिन्यू किया। दो मेजर स्कीम है गाइस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो 2025-26 तक कंटिन्यू करने का इसको डिसीजन लिया गया। टोटल 69,515 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं इन स्कीम्स के लिए, जो किसानों को नेचुरल कलामिटीज, पेस्ट और डिजीज से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इसके अलावा FIAT के बारे में बात करें, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये नई टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की बात करते हैं, जो किसानों को बेनिफिट देने के लिए लाई गई है। कैबिनेट ने 824.77 करोड़ का फंड अप्रूव किया है, जो किसानों के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव को प्रमोट करेगा, स्पेशली क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। इस फंड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको जो है पता होने चाहिए। पहला है यस टेक, यानी कि ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक्यूरेट ईल्ड एस्टिमेट किया जाएगा, यानी कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है इस खेत से, वो एक्चुअल बताया जाएगा। फिर विंड्स की बात करें, वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम। ब्लॉक लेवल पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और पंचायत लेवल पर रेन गेजेस को इंस्टॉल करके वेदर डेटा को इंक्रीज करना, यानी कि वेदर रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर टाइम पर पता लगे, और जिससे कि किसान उस अकॉर्डिंग जो है वो एक्शंस ले सकें। थोड़ी सी बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कर दें, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आप सभी लोग जानते हैं, जो बोने से लेकर कटाई तक किसानों को की हर एक चीज कवर करती है, यानी कि क्रॉप बोने से लेकर कटाई तक, बीज बोने से लेकर कटाई तक, फसल निकलने तक। इसमें फूड क्रॉप, ऑयल सीड और एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स को कवर किया जाता है। प्रीमियम रेट्स भी कैप्ड है, जैसे कि खारिफ के लिए 2%, राबी के लिए 1.5% और कमर्शियल के लिए 5%।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान में रखने वाले हैं। फिर रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम वेदर पैरामीटर्स पे बेस्ड है, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अगर वेदर कंडीशन प्री डिफाइंड लिमिट से बाहर आती हैं, है ना, अगर वेदर कंडीशन प्री डिफाइंड लिमिट से बाहर जाती हैं तो किसानों को कंपनसेशन मिलता है बिना फील्ड लेवल असेसमेंट के। यानी कि वेदर क्लाइमेट के हिसाब से, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के पैरामीटर के हिसाब से, यानी कि वेदर पैरामीटर के हिसाब से अगर उस क्षेत्र में अगर वेदर खराब हुआ तो वहां पर जाकर कोई ऑफिशियल मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ किसानों का। डायरेक्ट किसानों को जो है वो कंपनसेशन दे दिया जाएगा, ये मानते हुए कि हाँ भाई किसानों का नुकसान हुआ है क्योंकि वेदर खराब था। अब सुनना, कैबिनेट ने एक एमओयू अप्रूव किया है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन और इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के बीच में। ये जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ये 1 मिलियन मेट्रिक टन नॉन बासमती वाइट राइस का एनुअल ट्रेड करवाएगा, जिससे हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। तो इन सब उपायों के जरिए गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट शो की है कि किसानों के कल्याण के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, और ये स्टेप एग्रीकल्चर सेक्टर की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है वो इंश्योर करेगा। तो गाइज, इससे फायदा जो है वो क्या होगा, तो अफोर्डेबल इनपुट्स। अब देखो, सब्सिडी मिल रही है किसानों को तो उनको कम पैसा लगेगा, इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगा तो उससे वो रिलैक्स्ड रहेंगे। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे यस टेक और विंड्स, इस इनिशिएटिव से ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी बढ़ेगी जो क्लेम सेटलमेंट को एफिशिएंट बनाती है। फिर इंडोनेशिया के साथ राइस ट्रेड होगा, उससे भी किसानों को फायदा होगा, है ना। तो ये चीज है। तो गाइज, ये डिसीजन और मेजर्स किसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ना सिर्फ उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्नोलॉजी और ट्रेड के थ्रू मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। तो चलो फटाफट लिख लो आप इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें काम की है। चलो, सबसे पहली चीज तो आप ध्यान में रखो कि यूनियन कैबिनेट ने है वो क्या किया अभी रिसेंटली, एक्सटेंड कर दी है सब्सिडी डीएपी फर्टिलाइजर्स की। डाई अमोनियम फॉस्फेट इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म पूरा लिखेंगे आप लोग। डीएपी फर्टिलाइजर्स की के लिए सब्सिडी एक्सटेंड कर दी है 3500 पर मेट्रिक टन। 3500 पर ब्रैकेट में लिखना है इसकी, ठीक है। और खारिफ और राबी 2024-25 के लिए की गई है। एस्टिमेटेड बजट अगर लिखना चाहो तो 3850 करोड़ रुपए लिख लो, बाकी जरूरी नहीं है। फिर दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसको कंटिन्यू किया जाएगा 2025-26 तक। इसमें भी 70,000 करोड़ के आसपास पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है। फिर ये फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक अलग से 824 या 25 करोड़ के आसपास फंड रखा गया है टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए। इसमें दो टेक्नोलॉजी है, लिख लेना आप। ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी, यस टेक नाम से जन्म में आ रहा है। और विंड्स, ये भी नाम से जन्म में आ रहा है, वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। मैं ये नहीं लिख पा रहा आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है, इसमें ये चीज जरूर याद रखना बस, ठीक है। ये लिखवा नहीं रहा मैं, बट इसमें मेन चीज होती है ये वाली, याद रखने वाली, ठीक है। फिर आप ये भी लिख लो, एमओयू हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कि नॉन बासमती वाइट राइस जो है वो 1 मिलियन मेट्रिक टन का जो है वो एनुअल ट्रेड होगा। किसानों को इससे काफी फायदा मिलेगा। बस गाइस, दैट्स इट, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझ में आई होगी। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, एक क्वेश्चन आपके सामने है, पहले ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। तो गाइज, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक काम का है। तो ये जो कानून है गाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट कानून है जो अरुणाचल प्रदेश में रिलीजियस कन्वर्जन को रेगुलेट करता है। देखो नाम से में आ रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। इसका मकसद है ये इंश्योर करना कि कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन फोर्स या फ्रॉड ना हो। अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि इस कानून के तहत इंडिजीनियस यानी कि वहां पर रहने के वाले जो लोग हैं, लोकल लोग,
उनके जो फेथ है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनका जो विश्वास है, उनकी बिलीव है, उसको रिकॉग्नाइज करो। ये बिलीव जैसे कि डोनी पोलो, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक धरोहर है, और ये सबको ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है। अब अगर कोई इंसान इलीगल या फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन करता है यहां पे, तो इस कानून में जेल दी गई है कि उस व्यक्ति को जेल हो जाएगी। अगर ये कन्वर्जन फोर्स्ड है या फ्रॉड तरीके से है, तो जो करवा रहा है उसको 2 साल तक की जेल होगी। और ये कानून ये भी कहता है कि अगर कोई इंसान अपना रिलीजन बदलता है, तो उस कन्वर्जन की इंफॉर्मेशन उसकी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर को देना जरूरी है। मतलब हर कन्वर्जन का रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये एक अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का ओवरव्यू था। और ये कानून गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अरुणाचल प्रदेश के इंडिजीनियस कम्युनिटी के लिए, यानी कि वहां की लोकल कम्युनिटीज के लिए। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो देने की। अब देखो, ये वाला टॉपिक एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड है। ये टॉपिक पहले भी कई बार जो है वो एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन में भी आ चुका है ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में, और न्यूज में तो आता ही रहता है। तो ट्राई करो आप खुद से इस क्वेश्चन का आंसर देने की। और ये एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड ये एक मेंस का क्वेश्चन भी है, इसका भी 120 वर्ड में आंसर देने की कोशिश करना। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में। होपफुली मैंने जो चीज आपको समझाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी होगी। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।